हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के होते हैं हमने पढ़ा है, काफ़ी कुछ हमने पढ़ा है, उसके अलावा भी हमें काफ़ी कुछ और पढ़ना है। पहली बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए, मैं ये जो डिवाइड कर रहा हूँ ना उसको, टाइप्स को तीन तरीके से टाइप्स डिफाइन करो। मतलब जैसे क्या, मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास कोचिंग क्लासेस हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ मेरे पास कैसे 11th और 12th को मैं पढ़ाता हूँ। अब मैंने पूछा कि मेरे पास कितने टाइप्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे मेरे डिफरेंसेस का मतलब, इस तरीके की कभी टॉपिक आता है तो उसका क्या मतलब होता है। मैंने कहा मेरे पास टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं। अभी मैं इसको किस तरह से डिवाइड कर सकता हूँ, मैंने क्या कहा कि एक तो बॉयज़ और गर्ल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल 50 बॉयज़ हैं और 50 क्या है, गर्ल्स हैं। 100 स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है ना, तो कुछ गलत करा है क्या, नहीं, सारे के सारे कवर हो गए, बात सही है। फिर मैंने क्लास बेसिस पे कहा कि 11th के स्टूडेंट्स हैं और किसके, 12th के स्टूडेंट्स हैं। 50 11th में और 50 कहाँ पे है, 12th में। बात समझ में आई। तो ये भी मैंने कैसे करा, ये भी मैंने जो डिस्कस करा वो किस तरह से 11th 12th के बेसिस पे कर दिया। फिर मैंने आपसे ये पूछा कि मतलब और जो डिस्कशन कर रहा था एज वाइज कर दिया कि ठीक है 17 बिलो कितने हैं और 17 अबव कितने हैं, मैंने इस तरह से बात करी। तो मैंने कहा फॉर एग्जांपल 50 ये हैं, 50 है। तो अब ये चीज़ बताओ, मैंने क्या करा, 100 स्टूडेंट्स को डिवाइड करा है ना। अगर एक स्टूडेंट इस यहाँ पे आ रहा है तो वो यहाँ पे भी आ रहा होगा, वो यहाँ पे भी आ रहा होगा। बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको क्या कह दिया कि आप बॉय हो, तो मैं बॉय वाली कैटेगरी में आपको कवर कर दिया। फिर मैंने आपको कहा आप 12th के स्टूडेंट, तो मैंने 12th वाली में भी कवर करा। और मैंने आपसे कहा कि आप 17 ईयर्स के हो तो आपको 17th वाली कैटेगरी में भी डिफाइन करा। सो दैट्स वाई मैं एक चीज़ को अलग अलग नज़रिए से डिवाइड कर सकता हूँ। बात समझ में आई। तो सेम तरीके से मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को बात कर रहा हूँ कि जो मेरा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो किस तरह से तीन बेसिस पे उससे मैं बात कर सकता हूँ। वैलिडिटी, एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे, या फिर फॉर्मेशन के बेसिस पे, या फिर परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्लियर है। तो जब मैं टाइप्स कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन 11th 12th के बीच में कर सकता हूँ, कंपैरिजन बॉयज़ गर्ल्स के बीच में कर सकता हूँ। क्या मैं कंपैरिजन 11th और बॉयज़ के बीच में कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना। सिमिलरली अगर मेरे से कभी कोई डिफरेंस पूछ रहा है, या मैं कभी अपने माइंड में कोई सोच रहा हूँ कि इनमें क्या डिफरेंस है, तो मैं डिफरेंस सोचूंगा इनके बीच में, मैं डिफरेंस सोचूंगा इनके बीच में आपस में क्या डिफरेंस है और इनमें आपस में क्या डिफरेंस है। मैं कभी ऐसे नहीं सोचूंगा कि वैलिड में और इम्प्लाइड में क्या डिफरेंस है, एग्जीक्यूटेड में क्या डिफरेंस है, ना। ये तीनों अपनी अपनी लाइन में है, तो इंटरचेंजेबली मैं इन पर एज सच कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। मीनिंग क्लियर है, वो बात समझ में है, बट उनके बीच में कंपैरिजन का कोई लॉजिक नहीं बनता। बात समझ में आई। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरा वो वैलिड है, इनवैलिड है, उस बेसिस पे मैं उसको डिवाइड कर रहा हूँ। हमने ये सारा पढ़ लिया है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट कैसा, वैलिड। दूसरा कैसा, वॉइड। एक होता है वॉइडेबल, एक इलीगल एग्रीमेंट होते हैं, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे हमने क्या करे हैं, पढ़ लिए हैं अच्छे से, हमने इसको स्टडी कर लिया। सो ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी में मैंने क्या लिखा है, ऑल डिस्कस इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या करा, दोबारा से सब चीज़ों को कवर नहीं करा, सारी की सारी डेफिनेशन इसीलिए मैंने क्या करी, स्टार्टिंग में एक साथ लिख दी। तो अभी मैं उसको यहाँ पे लिखता, फिर आपको कभी डेफिनेशन पढ़नी होती थी, कुछ वहाँ पढ़ते कुछ यहाँ पढ़ते, वो दिक्कत आती ना। सो मैंने सभी की सभी डेफिनेशन को पहले ही इसलिए डिस्कस कर लिया, अभी हमें अच्छे से कवर हो गए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए वैलिडिटी के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनका मीनिंग क्या क्या है। वो मीनिंग कहाँ से पता चलेगा आपको, स्टार्टिंग के पेज पे पता चल जाएगा। क्लियर है। स्टार्टिंग का पेज तो ओके है ना आपको। ये लिखा है ना यहाँ पे, कहाँ गया, ये रहा, कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड, वॉइडेबल, ये सब वहाँ पे आपको लिखना है। ये सब वहाँ पे आप लिख के आ सकते हो, सेम ही कंटेंट है। डन। चलें आगे पढ़ें। चलो चलो सर आगे बढ़ो, आगे बताओ। हाँ, अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर्मेशन के बेसिस पे कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे है, वो एग्रीमेंट बना कैसे है। मैं भी किसके लिए वैसे पढ़ रहा हूँ, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। मेरे पास ये 4 डिस्कशन होंगे। इन डिस्कशन को हम पढ़ेंगे यहाँ से। इसमें आप क्या करोगे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिखोगे, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, लिखो, बोल दो ना जरा, हाँ गाना ही, बोल दो ना जरा, वही लिखो।
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में लिखोगे इशारों इशारों में। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे अरेंज मैरिज। और ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे ऑनलाइन मैरिज। सर क्या पढ़ा रहे हो आप, जो आप पढ़ रहे हो समझते हैं। सबसे पहला है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। किसको कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बोल दो ना ज़रा, लर्निंग है। तो मतलब ये जो मैंने आपको बताया है ना हिंदी में ही, मेमोरी टेक्निक्स है, इससे आपके अंदर का कंसेप्ट सारा के सारा क्या रहेगा, याद रहेगा। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, बोल दो ना ज़रा, मीन्स आप बोल के कर रहे हो। बोलने का मतलब कैसा, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो सर यही तो हमने पढ़ा था। हाँ, हमने यही पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या तो बोलना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये हमने पढ़ा है ना। तो ये अभी उसी की बात कर रहा है कि इसके अलावा भी सब कुछ होता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट बिना बोले बिना लिखे भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ हो सकता है, वो इसके बाद हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, एक्सप्रेस होगा। इफ़ द टर्म्स आर एक्सप्रेस बाय वर्ड और इन राइटिंग। अगर आपने जो भी उसकी टर्म्स थी, मतलब जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी आपका ऑफर, एक्सेप्टेंस, जो कुछ भी था, वो कैसे आपने करा है उसको, या तो वर्ड्स में करा है या फिर क्या करा है, राइटिंग में करा है। मतलब या तो बोल के करा है या कैसे लिख के करा है। बात समझ में आई? सो आप क्या करोगे यहाँ पे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे क्या करोगे, एक बनाओगे, ठीक है, वर्ड मीन्स ओरल, दूसरा रिटर्न। क्लियर? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, तो ओरल हो सकता है, या कैसा हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। डन हुआ यहां तक? चलो, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट इफ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड। सेक्शन 9 क्या कहता है, प्रोवाइड दैट इफ अ प्रपोजल, या तो प्रपोजल मतलब जो आप ऑफर कर रहे हो, या एक्सेप्टेंस है, ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स द प्रॉमिस सेड टू बी एक्सप्रेस। अगर आप उसको इन वर्ड्स बोल रहे हो तो वो क्या आएगा आपका, वो आपका कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अच्छा एक चीज़ बात और समझो, मैंने जो आपको यहाँ पे लिखा है ना वर्ड, ये मैंने इस डेफिनेशन के हिसाब से लिखा है। अगर कहीं पे भी वर्ड की बात आती है ना, तो आप क्या कहोगे, वर्ड दो तरीके से हो सकते हैं, ओरल और कैसा, रिटर्न हो सकता है। ठीक है, चाहो तो आप इसको भी अपडेट कर सकते हो। मतलब क्या कर सकते हो, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। अगर आप रब कर सकते हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसको क्या करना, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा वरना डिटेल में, अभी टाइम लगेगा पूरी डिटेल में आने में। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे बात क्या लिखोगे, इन वर्ड, कैसे वर्ड्स में होगा। और वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, ओरल और रिटर्न। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी सी कटिंग हो गई तो क्या हो गया, बुक आप ही को तो पढ़नी है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। ए टेल्स बी ऑन टेलीफोन। ए ने बी को टेलीफोन पे कहा दैट ही ऑफर्स टू सेल हिज हाउस फॉर ₹10 लाख टू 2 लाख, कि मैं अपना मकान ना 2 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। बी इन रिप्लाई इन्फॉर्म्स ए दैट ही एक्सेप्ट द ऑफर। और बी ने हैंड टू हैंड कह दिया कि ठीक है भाई, ओके है, मैं खरीदने को रेडी हूँ। दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे। क्या, अगर कल को कोई एक पार्टी मुकर गई ना अपनी बात से, मतलब उसने या तो ए ने कह दिया कि अब मेरा मन नहीं है बेचने का, या बी ने कह दिया नहीं मेरा खरीदने का मन नहीं है, दूसरा पर्सन उसके अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर सकता है। और कोर्ट उसको कंपेल करेगी कि भाई क्या करो, इस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करो, कि उसको पेमेंट करो या मकान जो भी है वो बेचो, या फिर आपस में दोनों के बीच में जो सेटलमेंट होती है उसके हिसाब से उसको करेगी। अब क्या क्या सेटलमेंट होती है, क्या क्या कोर्ट डिसीजन लेती है, वो भी हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो स्टार्टिंग है, आराम आराम से पढ़ते रहो, सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी। क्लियर है? सो यहाँ पे क्या था कि ओरल हो गया ना, ये मेरा ओवर द कॉल हो गया ना, तो वर्ड्स में हो गया ना, वर्ड है ना यहाँ पे, चाहे ओरल हुआ या इन वर्ड मतलब शब्द। शब्द मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, ये तो बोल के लिख के दो, बात सिंपल सी है। तो मैं इसको क्या कहूँगा, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे कैसा हुआ, एक्सप्रेस्ड हो गया। फिर इसके बाद आती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड का मतलब क्या, इशारों इशारों में, मतलब सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में एक दूसरे की बात समझ गए सामने वाला क्या कहना चाहता था। मतलब यहाँ पे ना वर्ड्स है ही नहीं, कोई बोल ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी
आप समझ रहे हो कि भाई सामने वाला मुझे ऑफ़र दे रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि भाई सामने से जो बंदा जा रहा है ना, वो ऑफ़र कर रहा है और आपने भी इशारों में एक्सेप्ट कर लिया। सो दैट्स कॉल्ड इम्प्लाइड। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल बुक में दिया है, हमारा एक कूली का एग्जाम्पल दिया। इसको पढ़ने से पहले, मतलब यहाँ से रीड करने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब मान के चलो क्या हुआ, एक पर्सन थे मिस्टर कौन, अमन, कुछ डिफरेंट नाम रखते हैं ना, मिस्टर अमन थे। वो क्या हुआ, अपनी ट्रेन से उतरे, वहाँ पे उनके पास लगेज था। एक कूली आया, कूली ने वहाँ पे उनके पास आया, कुछ नहीं बोला, उनका लगेज उठाया। उस पर्सन ने, अमन ने देखा कि हाँ भाई ये पर्सन जो कूली है सामान लेके जा रहा है। वो कूली ने क्या करा, सामान उठा के ले जाने लगा और ले जाके जहाँ पे भी रिक्शा तक ले जाके वहाँ पे छोड़ दिया। अब वो क्या करने लगा, कूली पेमेंट मांग रहा है अमन से कि लाओ मैंने आपका काम करा, मुझे पेमेंट करो। अमन ने मना कर दी। अमन ने क्या कहा, भाई मैंने कहा था कि तुम्हें यहाँ से सामान उधर रखने को, मैंने तो नहीं पूछा ना, आप अपनी मर्ज़ी से रख लो, मैंने जब कहा ही नहीं, मैंने ऑफ़र ही नहीं करा है, तो सामने से एक्सेप्टेंस कैसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पे उसने, अमन ने ये बात करी। आपको क्या लगता है कि क्या कूली को पेमेंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सर लॉजिकली देखिए तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ऐसा तो कोई भी मेरा काम करने लगेगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो सब अपनी मर्ज़ी से शुरू हो जाएंगे। या फिर जैसे पता चला मैंने क्या करा, आपके व्हाट्सएप पे लेक्चर्स सेंड कर दिए और मैं उसके बाद कह रहा हूँ लाओ पेमेंट दो। क्यों? कि मैंने आपको लेक्चर्स दिए ना, आपने मांगे थे नहीं मांगे थे, मैंने तो दे दिए ना आपको, तो आपने को सर्विस मिली है ना, अभी पेमेंट करो, गड़बड़ हो जाएगी ना ऐसे तो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमें लॉजिकल लगता है कि नहीं, कूली को पैसे नहीं मिलने चाहिए क्योंकि कूली ने नहीं कहा। बट सर इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं, इम्प्लाइड के अंदर पढ़ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो नॉर्मल तो केस नहीं है, कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब यहाँ पे नो नहीं होनी चाहिए, येस होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, येस होगा। क्यों होगा, ज़्यादा टेंशन में मत आओ, समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, कूली, उसकी ड्रेस, तो अमन ने जब कूली को देखा तो ड्रेस से पहचान गया कि वो कूली है, ठीक है। कूली ने सामान उठाया तो अमन ये भी समझ गया कि भाई वो अभी सामान लेके जाने वाला है मेरा, वो सामान लेके जा रहा था, अमन ने उसको नहीं रोका, क्योंकि उसको वो अमन कह रहा है कि ले जाने दो, सामान जो है ले जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पता है क्या, कूली ने, जब कूली आया उसने क्या करा, वहाँ पे अपना लगेज उठाया, तो उसने ऑफ़र करी है, इम्प्लाइड, बिना बोले क्या करी है, ऑफ़र करी। इम्प्लाई हो रहा है कि भाई वो सामान उठा रहा है, मतलब वो आपको अपनी सर्विस देना चाह रहा है। आपको पता है कि वो सामने से ऑफ़र कर रहा है, आपने उसको नहीं रोका, तो नहीं रोकना आपके लिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया। मतलब आपने बोला कुछ नहीं, कन्वे कुछ नहीं किया, इशारों में आपने एक तरफ से उसको ले जाने दिया। इसका मतलब क्या, आपने हाँ कर दी कि भाई ठीक है, तुम सामान मेरा लेके जा रहे हो, वो रख लो। तो यहाँ पे ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है। सो यहाँ पे क्या होगा, आपको उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे वो थोड़ा सा क्लियर होगा। ये मान के चलो कि ट्रेन में कभी आपने ट्रैवल किया होगा, बस में ट्रैवल किया होगा, कभी ना कभी तो डेफिनेटली हर किसी ने किया है, तो ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, जब आप रेलवे स्टेशन पे खड़े होते हो या बस स्टैंड पे खड़े होते हो, बस स्टैंड की बात करते हैं, रेलवे को भी छोड़ते हैं, बस स्टैंड पे आप आए, वहाँ पे क्या हुआ, बस आई, आप उसमें चढ़ गए, ठीक है। बस कुछ कहती है कि ठीक है, प्राइवेट बस को छोड़ दो, वो तो चिल्ला चिल्ला के बुलाते हैं, आ जाओ, ये बस यहाँ से यहाँ जा रही है, चढ़ जाओ, उनको छोड़ दो। जो नॉर्मल बसेज होती हैं वो अपने एक स्टेशन है, उनको पता है, उस रूट पे आती है। और ट्रेन तो नहीं बोलती है ना, तो ट्रेन के केस में तो क्या होता है, ट्रेन आती है, आपको अपने पता होता है और आप उसमें चढ़ जाते हो। बात समझ में आई? फिर वहाँ पे क्या होता है, जो कंडक्टर होते हैं, टीटी होते हैं, वो आपसे टिकट लेने आते हैं, ठीक है। अभी मैं ये बात नहीं करता हूँ प्रीपेड हो गया था, कुछ हो गया था, मैं मान रहा हूँ कि नॉर्मल तरीके से आप क्या कर रहे हो, वहीं पर उसको पे कर दो। वो आपसे टिकट मांगने लगा, बस में जो कंडक्टर था कहने लगे लो भाई पैसे दो। आपने कहा कैसे पैसे? उन्होंने कहा पैसे कैसे, बस पे चढ़े हो आप? तो उन्होंने कहा कि आपने ऑफ़र कब करा था कि आप मुझे वहाँ से वहाँ छोड़ोगे, मैंने कब एक्सेप्ट करा कि हाँ मुझे वहाँ से वहाँ छोड़ दो। मतलब बात समझ रहे हो, ये आप ही थे, आपने कहा कि आज तो फ्री में ट्रैवल करते हैं, आज तो मुझे बस पैसे देने नहीं है, लॉ पढ़ के आए हैं, कुछ तो फ़ायदा उठाते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए ना, मतलब ऑफर की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, वर्ड्स में होनी चाहिए, बोल के होनी चाहिए। भाई बस आई, उसने कुछ ऑफर नहीं करा, चुपचाप खड़ी होगी, मैं उसमें चढ़ गया, मैंने ना कोई ऑफर करा ना एक्सेप्टेंस करा। जब ऑफर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो पेमेंट किस चीज़ की? आपने उसको ये कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, आपने कहा भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पता है तुम्हें, उसके आगे अंदर ऐसे लिखा है ज़बरदस्ती करोगे मैं केस कर दूंगा। और वो पता चला क्या, कंडक्टर को और अच्छे से पता था, उसने क्या कहा, बस आके रुकी,
बस स्टैंड पे बस आई, इसका मतलब ही क्या है कि बस आई और रुकी क्यों? क्योंकि वो आपको लेके जाना चाहती है इसकी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे भी आगे बोर्ड लगा था कि फॉर एग्जांपल दिल्ली लेके जाना चाहती है। तो इसमें पता है कि ये एक इम्प्लाइड है, मैंने बस ने बोला नहीं है बट इम्प्लाइड है, ट्रेन ने बोला नहीं है बट इम्प्लाइड है कि हाँ भाई ये ट्रेन वहाँ ही जाएगी और इसका काम ही ये है कि इसमें पैसेंजर चढ़ेंगे। आप उसमें चढ़े तो मतलब आपने एक्सेप्ट करा है कि हाँ भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपका ऑफ़र कि आप मुझे यहाँ से वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचा दो। तो ये ऑफ़र हुआ, ये एक्सेप्टेंस हुआ, और इसी में क्या हुआ, अभी कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी। सामने वाले ने तो सर्विस दी अपनी कि आपको डिलीवर कर दिया एक जगह से दूसरी जगह तक सामान की तरह, ठीक है ना, मतलब आपको क्या कर दिया, पहुंचा दिया एक जगह से दूसरी जगह। सो अभी आपको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा एक बार को अलग सा लगता है ना कि सर ये तो बड़ा अजीब सा है, हाँ, मगर अगर ये मान के चलो ऐसा ना हो तो फिर बस स्टैंड वगैरह पे ट्रेन पे एक एक बंदे को ऑफर करना पड़ जाएगा। मतलब गेट पे ना ट्रेन में सोचो इतने डिब्बे होते हैं, सबके वहाँ पे गेट पे खड़ा होगा एक पर्सन और कहेगा भाई आई एम ऑफरिंग यू वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, भाई कल को बाद में मना ना कर दे, या रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करेगा पूरा, देखो मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ इस प्राइस पे, इस जगह पे मैं आपको लेके जाऊँगा, क्या आप एग्री करते हो? फिर आप साइन करोगे, हाँ भाई पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के एग्री करते हैं, तब जाके वो वैलिड। ना इतने में दिक्कत हो जाएगी। तो इम्प्लाइड भी चलता है। पढ़ते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन ईदर बाय लॉ और बाय एक्शन। या तो लॉ में कुछ ऐसा लिखा है तो, या फिर मतलब बाय लॉ से मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई ऐसा ही है तो बात अलग है, या फिर मैंने कुछ ऐसा एक्शन करा है वो उससे मुझे समझ में आ रहा है इम्प्लाइड। तो एक्शन कैसा हो गया, जैसे कि कूली का एक्शन हुआ कि उसने सामान उठाया और दूसरे वाले ने उसको जाने दिया, या फिर दूसरा कैसा वो बस का आके रुकना भी कैसा है, इम्प्लाइड है। इट मीन्स दैट लॉ इम्प्लाइज द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द पार्टीज नेवर इंटेंडेड। इट मीन्स लॉ इम्प्लाइज अ कॉन्ट्रैक्ट कि लॉ के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा आ जाता है, दो पार्टीज नेवर इंटेंडेड, पार्टी चाहे ना चाहे, मतलब ये लॉ के अगेंस्ट वाली बात आ रही है। इसको अभी डिस्कस करते हैं, इसको रुको। इफ़ अ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदर देन इन वर्ड्स, अगर वर्ड्स के बिना आप किसी और तरीके से कर रहे हो, प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड, मैं इसको क्या कहूँगा, इम्प्लाइड कहूँगा। मतलब अगर वर्ड में करा तो फिर तो एक्सप्रेस हो गया ना, वर्ड में नहीं करा तो क्या हो गया, इम्प्लाइड हो गया। एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देख लिया है कूली का, ठीक है। अभी ये वाला पता है क्या है, लॉ अगर होता है तो मतलब ये कह रहे हैं कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट लॉ से आपको समझ में आता है, लीगल समझ में आता है कि ऐसा सिचुएशन में अपने आप से आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो भी हमारा इम्प्लाइड में कवर हो जाएगा। सो सेकंड लाइन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। रीज़न बिंग कि ये आपको अदरवाइज कंफ्यूज करेगी नेक्स्ट टॉपिक से, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि इसको आप कट ही कर दो, ठीक है। मैंने लिखी थी क्योंकि ओके है वो बात, मैंने आपको समझाया हुई है, बट कन्फ्यूज़न करेगी, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको रब कर देना। अभी इसके बाद आता है हमारा एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आता है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, एक्चुअल में देखा जाए किसका पार्ट है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, मैंने तभी उसके अंदर लिखा है ना। सो टैसिट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, वही है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी जो मेरा इम्प्लाइड है उसी का एक पार्ट है। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स साइलेंट, एकदम चुप। साइलेंट को मैं क्या कहता हूँ, टैसिट कहता हूँ। टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोज that are inferred through conduct of parties without any words spoken or written। ये वो शांत वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं जो क्या बिना किसी पार्टी के बोले या लिखे या किसी और तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो गया, मतलब इम्प्लाइड की ही बात कर रहा है। दे आर सब कैटेगराइज्ड अंडर द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे कैटेगराइज होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही कैटेगराइज होता है। ऑब्टेनिंग कैश थ्रू ATM, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर इन द ऑक्शन सेल। ATM से आप पैसा निकालते हो ना, तो वहाँ पे भी तो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है। आपने कार्ड लगाया, सामने से मशीन ने एक्सेप्टेंस दी और आपने पैसे निकाल दिए, तो यहाँ पे भी ऑफ़र एक्सेप्टेंस है। इम्प्लाइड है कि हाँ भाई आप मशीन के पास जा रहे हो तो मशीन आपको ऑफ़र कर रही है कि आओ मुझसे पैसे ले लो, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये सब चल रहा है। जब फॉल ऑफ हैमर बोली लगती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हैमर होता है। इस वाले का जो ऑक्शन वाली सेल है, इस पर डिस्कशन हमारा रहेगा। वहाँ पे हैमर होता है। मूवी में तो देखा है ना, 1 2 3, और ये चीज़ होती है इस पर्सन की, हम ऐसा चिल्ला देते हैं उसमें। तो वहाँ पे क्या होता है कि आखिरी में जिस पर्सन को मिला है ना, तो हैमर, लास्ट हैमर पे माना जाता है कि बोली ख़त्म होगी और लास्ट बंदे को भी खरीदना पड़ेगा, मजबूरी होगी उस पर्सन के लिए। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हुई यहाँ पे। सो एक्चुअल में देखा जाए टैसिट कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में जब आप एज प्रॉपरली रीड करोगे तो कोई डिफरेंस आपको एज सच रिवील नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा फ़र्क क्या होता है, इम्प्लाइड स्लाइटली वाइडर होता है,
टैसिट थोड़ा सा उसमें छोटा होता है, बस इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। तो आप एक दूसरे में इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हो। जो ब्लैक वाली लाइन रब करवाई थी ना लॉ वाली, तो उसके कारण स्लाइटली डिफरेंस आता है, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हो, कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे और ई कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, उसको हमें बहुत अच्छे से देखना रहेगा। क्लियर है? चलो।